मेरे साथ देश के सबसे बड़े शिक्षाविद, भाषाविद और इतिहास को तथ्यों के साथ करोड़ों लोगों तक पहुंचाने वाले प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सिंह हैं। बिहार के सासाराम में हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं। मैं एक बात बता दूं, राजेंद्र प्रसाद सिंह की एक लाइन थी सोशल मीडिया पर कि जब सोशल मीडिया नहीं था तो मैं सिर्फ क्लासरूम में पढ़ाता था, जब सोशल मीडिया आया है तो मैं इस देश के करोड़ों लोगों को पढ़ा रहा हूं और दुनिया भर में। इन्हीं की एक लाइन थी मीडिया को लेकर, दो लाइनें और इसकी इसकी गंभीरता को समझिएगा। इनकी एक लाइन थी कि वो दौर गया जब लोग कुछ चुनिंदा टेलीविजन और अखबारों के सहारे थे। आज सोशल मीडिया का दौर है और जिसके हाथ में भी लिखने की ताकत है या बोलने की शक्ति है वो पत्रकार है, और सबसे सटीक और विश्वसनीय रिपोर्ट ग्राउंड से होती है। कोई पत्ता भी गिरता है तो लोग उसको सोशल मीडिया पर लिखते हैं। और दूसरी बड़ी लाइन की थी कि जो टीवी अखबार आपको दिखाता है वो दरअसल खबर नहीं, प्रचार है। आज 74वां गणतंत्र दिवस देश मना रहा है, और जगदेव बाबू पर सबसे बड़ी जो किताब आई है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी की है। बिहार के लेनिन, शोषित वंचित की आवाज, और उनके नारा था 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। बिहार में कैसे उनकी हत्या की गई, लेकिन उन्होंने ही कहा था कि पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, तीसरी पीढ़ी राज करेगी। राजेंद्र प्रसाद सिंह हमारे साथ हैं। सर, पहले तो गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। और आपने एक लाइन लिखा है आज की, जहां दुनिया में सबसे पहले गणतंत्र उतरा उस देश को गणतंत्र दिवस की पढ़ाई। मतलब आप प्राचीन गणतंत्र की लिच्छवी वैशाली के बारे में बात कह रहे थे। बिल्कुल। विश्व इतिहास में दर्ज है कि वैशाली में ही पहला गणतंत्र स्थापित हुआ और भारत गणतंत्र की जननी भूमि है, इसमें कोई दो राय नहीं। और यह सुखद संयोग है कि बाबू जगदेव प्रसाद के जन्म लिए 100 साल हो गए और जगदेव बाबू ने राष्ट्र निर्माण के लिए लड़ाई लड़ी। इस बात को बहुत कम लोग समझते हैं कि जगदेव बाबू ने जो लड़ाई लड़ी वह राष्ट्र निर्माण के लिए। कारण कि अभी अपने यहां देश और राष्ट्र में फर्क नहीं समझा गया है। आप जानिए कि देश को कंट्री बोलते हैं और राष्ट्र को नेशन बोलते हैं, तो अंग्रेजी डिक्शनरी कोई बेवकूफ तो है नहीं कि दो शब्द बनाए। कंट्री का कंसेप्ट अलग है, नेशन का कंसेप्ट अलग है। कोई भी डिक्शनरी में शब्द है तो उसमें माइनर फर्क होता है। बिना फर्क के कोई भी शब्द पर्यायवाची नहीं होता है। बिल्कुल एकदम 100% उसमें फर्क होता है। तो देश और राष्ट्र को पहले 1 मिनट में समझ लीजिए कि आप देखते हैं कि इंग्लैंड की भाषा जो है अंग्रेजी है, अमेरिका की भी भाषा अंग्रेजी है जी। अमेरिका में ईसाई धर्म है, इंग्लैंड में भी ईसाई धर्म है। दोनों जगह श्वेत प्रजाति के लोग रहते हैं। यानी अमेरिका और इंग्लैंड प्रजाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर एक हैं, लेकिन दोनों दो नेशन हैं, राष्ट्र हैं। देश भूगोलवाची है, ज्योग्राफिकल है, लेकिन राष्ट्र क्या है? राष्ट्र जो भारत में करोड़ों जनता बसती है, उसकी दिल से दिल की जुड़ी हुई कड़ियां हैं, यह राष्ट्र है। और राष्ट्र तभी बनता है जब सबका हृदय जुड़ जाए। जहां जमीन और आसमान का फासला रहेगा, अमीरी और गरीबी के बीच बहुत खाई रहेगी कि एक व्यक्ति 56 भोग को सूंघ करके छोड़ दे और दूसरा व्यक्ति चने के 4 दाने के लिए दर दर की ठोकर खाए। ये जब तक विषमता रहेगी तब तक कोई देश राष्ट्र नहीं बन सकता। और इसी की लड़ाई जगदेव प्रसाद ने लड़ी कि जो 90% जो शोषित जनता है, जो गरीबी की जीवन जी रही है, जो छुआछूत से पीड़ित है,
इसको राष्ट्र की मुख्य धारा में लाया जाए, ताकि पूरी जनता, भारत की करोड़ों जनता का दिल एक दूसरे से जुड़े। ये राष्ट्र निर्माण का सपना था जगदेव प्रसाद का। मैं तो कहता हूं कि बिहार में दो जेपी हुए, एक जयप्रकाश और दूसरा जगदेव प्रसाद। दोनों बिहार के थे और दोनों का आंदोलन 1974 में चला था, ठीक 1974 में। इस जेपी का भी, उस जेपी का भी, जयप्रकाश नारायण का भी, जयप्रकाश का भी और जगदेव प्रसाद का भी। लेकिन फर्क क्या हुआ कि एक जेपी जब बीमार हो गए तो करोड़ों रुपया लगा करके हम लोग वृद्ध जेपी को बचाए रखा, और दूसरे जेपी को स्वस्थ होते हुए भी हम लोगों ने गोली से मार दिया। दूसरे जेपी को हम लोगों ने स्वस्थ होते हुए भी गोली से मार दिया। इससे हमारे जो सोशल मूवमेंट है, जो सामाजिक आंदोलन है, उसकी पोल पट्टी खुलती है, करेक्टर उसका खुलता है। इसका मतलब है जो मनुवादी व्यवस्था है वो राजनीतिक नेताओं, राजनीतिक व्यवस्था से नहीं डरता है, वो सोशल चेंजेस से डरता है। मैं ये कह रहा हूं कि एक जेपी को हम लोग ने बचाए रखा, दूसरे जेपी को मार दिया, तो इससे हमारा जो सोशल मूवमेंट है उसके चरित्र का, उसके पर्सनालिटी का यहां खुलासा हो रहा है। हम लोगों ने अभी, मैं सुमित सरकार की किताब पढ़ रहा था, इंडिया। तो सुमित सरकार ने क्या लिखा कि पेरियार का आंदोलन, फूले का आंदोलन, इन आंदोलनों को उन्होंने जातिगत आंदोलन लिखा है। अच्छा, यहाँ के सवर्ण लेखकों, ये तमाम आंदोलन जो हैं, ये जातिगत आंदोलन नहीं है, ये जाति विरोधी आंदोलन है, उल्टा है। इनको कौन, जो बाभन टोली के जो ब्राह्मण पत्रकार हैं या जो ब्राह्मण लेखक है, उन्होंने ही लिखा है ना। अब तो सुमित सरकार पश्चिम बंगाल के हैं, और सुमित सरकार ने क्यों लिखा, यह बात उनको नहीं लिखनी चाहिए थी। जो आंदोलन जातिगत है उसको हम लोग राष्ट्रवादी आंदोलन कह देते हैं, और जो राष्ट्रवादी आंदोलन है फूले का, और अभी तो आपको हमने बताया कि जेपी जगदेव प्रसाद का जो शोषित क्रांति थी वह राष्ट्रीय आंदोलन थी, वह राष्ट्रीय आंदोलन था, इसे जातिगत आंदोलन आप नहीं कह सकते हैं। ये पॉइंट ऑफ व्यू को हमको बदलना होगा। पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग जब तक नहीं बदलेंगे तब तक क्लियर नहीं होगा। शोषितवाद के बहुत बड़े चहेता थे जगदेव बाबू। आप देख लीजिए, उनकी पार्टी के नाम में, उनके झंडा में, उनके नारा में, उनकी पत्रिका का नाम था शोषित, उनके भाषण में जितना शोषित शब्द का इस्तेमाल भारत में जगदेव प्रसाद ने किया है उतना किसी राजनेता ने नहीं किया है। और कितना क्लियर विजन था जगदेव प्रसाद का, उतना क्लियर बहुत रेयर नेताओं का हुआ है हमारे देश में। अच्छा, वो बाद में मतलब उन्होंने धम का मार्ग अपना लिया था जगदेव बाबू ने। इस तरह के सबूत नहीं है कि उन्होंने धम का मार्ग अपना लिया है, चीवर धारण कर लिए, ऐसा नहीं मिलता है। तो जैसे दीक्षा उन्होंने धम अपना लिया था बुद्धिस्ट, नहीं, वो पेरियार ललई सिंह ने बाकायदे किया था, फूलन देवी ने किया, सोनेलाल पटेल, फूलन देवी हुई, हाँ, ये लोग किए थे। लेकिन मैं बराबर कहता हूं कि भारत की 90% जनता विचारधारा के स्तर पर आज भी बुद्धिस्ट है, बुद्धिस्ट है। चीवर धारण करने से, केवल चीवर धारण करने से कोई बुद्धिस्ट नहीं होगा। नहीं, हाँ, विचारधारा से आदमी, और जो आदमी समानता के लिए कह रहा है कि सभी भाई भाई हैं, सब कोई समान रहे, छूआछूत खत्म हो, ढोंग पखंडवाद खत्म हो, यह विचारधारा क्या है? यह विचारधारा ही बुद्धिस्ट विचारधारा है। आप चीवर धारण कीजिए या नहीं कीजिए। इसलिए मैं कहता हूं कि भारत की 90% जनता
वैचारिक रूप से बुद्धिस्ट है, वो चीवर धारण करे या न करे, सत्य के मार्ग पर चलिए, कल्याण की भावना रखिए, मनुष्य मनुष्य के प्रति करुणा रखे। क्या इस स्तर पर हम लोग नहीं हैं? अगर क्या हैं लगता है सर, तो हम, जगदेव बाबू की जयंती के 100 साल होने वाले हैं? हाँ, 2 फरवरी से उनका 101 में प्रवेश कर जाएगा। और क्या इसीलिए लगा, आजादी के 74 साल हो गए हम लोग 74वें गणतंत्र में। वो कहते थे कि पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, तीसरी पीढ़ी राज करेगी। कुछ परिवारों में कुछ तो दिख रहा है, जैसे हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं, लालू यादव मुख्यमंत्री हुए हैं, अब उनके बेटा भी हैं। तो इसको लोग कह रहे हैं कि परिवार की लड़ाई है, जबकि उस परिवार के लोगों ने कुर्बानियां भी दी है, सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ी है। अपने ही जो जिनके हक अधिकार के लिए वो काम कर रहे हैं, किसान, अभी तक किसान हो, किसान समाज से थे जगदेव बाबू। वो तो शेड्यूल कास्ट भी नहीं थे, शेड्यूल ट्राइब भी नहीं थे, वो तो किसान समाज से थे। जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा, जो असंख्य जातियां जिनको बना दिया गया, उसको जो बाबा साहब ने जातियों को जो समूह में बदला, SC ST OBC, ओबीसी समाज से थे वो। चाहे वो सम्राट अशोक हों या सम्राट अशोक के वंशज हैं, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य हों, घनानंद हों, या फिर शिवाजी महाराज किसान जाति, मराठा सब कम्युनिटी से थे, किसान जाति हैं, साहू जी महाराज थे। क्या वजह लग रही है कि अब तो कम से कम मान लिया जाए कि SC ST OBC की लिटरेसी जो है वो 50% से ऊपर है, उसके बाद भी समाज में जागरूकता नहीं आ रही? क्या कॉलेज यूनिवर्सिटी में अब उस तरह की पढ़ाई नहीं हो रही है कि कोई दूसरा जगदेव बाबू नहीं बन पा रहा है? नहीं, ये बात है। मैं तो कहता हूं कि पॉलिटिकल साइंस, राजनीति शास्त्र, राजनीति विज्ञान जो भारत के विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है, तो उसमें समाजवाद है, लोहियावाद है, गांधीवाद है, तमाम तरह के वाद हैं। जेपी की संपूर्ण क्रांति है। मैं कहता हूं कि जगदेव प्रसाद की जो विचारधारा थी शोषित क्रांति की, शोषितवाद, तो शोषितवाद को भी आप विश्वविद्यालय के पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाइए। अगर समाजवाद, गांधीवाद, लोहियावाद को पढ़ाते हैं तो शोषितवाद को भी पढ़ाइए। मतलब मैं तो लोग लेनिन और आपने, मार्क्स, लेनिन मार्क्स को ही हाँ, तो पढ़ाते हैं, आपने लेकिन कहा, जगदेव बाबू को नहीं पढ़ाते हैं। हाँ, नहीं पढ़ाते हैं। जबकि आप सुन लीजिए, अब ये लाइन बोल दिए तो, कि मार्क्स और लेनिन को पढ़ाते हैं लेकिन जगदेव बाबू को नहीं पढ़ाते हैं। तो मैं तो ये कहता हूं कि आपने कहा कि जगदेव बाबू बिहार के लेनिन थे, और मैं कहता हूं कि जगदेव बाबू लेनिन और मार्क्स दोनों थे। मार्क्स इसलिए थे कि जिस तरह ने मार्क्स ने मार्क्सवाद का सिद्धांत दिया, उसी प्रकार जगदेव प्रसाद ने शोषितवाद का थ्योरी दिया, सिद्धांत दिया। लेकिन मार्क्स ने उसको क्रियान्वित नहीं कर पाए। मार्क्स गुजर गए उसके पहले ही। लेकिन जगदेव प्रसाद ने शोषितवाद का सिद्धांत दिया, और 1968 में शोषितवाद के सिद्धांत को लेनिन की भांति बिहार में लागू करके दिखा दिया, और शोषितों की सरकार बनी। इसीलिए देखिए, मार्क्स ने मार्क्सवाद का सिद्धांत दिया, लेनिन ने उसको रूस में लागू किया, लेकिन जगदेव प्रसाद ने शोषितवाद का सिद्धांत दिया मार्क्स की तरह, और लेनिन की तरह बिहार में उन्होंने शोषितवाद के सिद्धांत को लागू कर दिया। इसीलिए मैं कहता हूं बाबू मार्क्स और लेनिन दोनों थे। तो वही जो नींव डाली गई, जगदेव बाबू की कुर्बानी से जो नींव पड़ी, उसी पर कर्पूरी ठाकुर, लालू यादव, नीतीश कुमार, ये तमाम बहुजन नेता जो है आज SC ST OBC किसान जातियों के नेता जो है वो सत्ता में बने रहने में कामयाब हो पा रहे हैं। बिल्कुल, वो बैकग्राउंड है। मंडल कमीशन हम लोग पढ़ते हैं, बीपी मंडल साहब का मंडल कमीशन, तो शोषित दल की स्थापना ये बीपी मंडल की जयंती के दिन हुई थी पटना में। और बीपी मंडल को मुख्यमंत्री बनाने में सर्वाधिक भूमिका जगदेव बाबू की रही है। अगर मुख्यमंत्री बीपी मंडल नहीं बनते तो शायद बीपी मंडल कमीशन के चेयरमैन भी नहीं होते। उससे उनकी गरिमा बढ़ी, बीपी मंडल का कद बढ़ा मुख्यमंत्री हुए तो। और
उसी बैकग्राउंड पर आगे जाकर करके मंडल कमीशन के वो चेयरमैन हुए। और दारोगा प्रसाद राय जब मुख्यमंत्री थे बिहार के, तो जगदेव प्रसाद ने ही ये एडवाइस किया था कि आप बीपीएससी में, बिहार लोक सेवा आयोग में जो इंटरव्यू का नंबर है उसको कम कीजिए, क्योंकि वहां बेईमानी हो रही है। अंग्रेजों ने तो 100% इंटरव्यू रखा था, 100%। आप रिटर्न पास कर लीजिए, आइए, लेकिन इंटरव्यू के आधार पर ही बहाली होती थी। तो अंग्रेजों ने यह व्यवस्था क्यों बनाई थी? बनाई थी ताकि भारतीयों को रोका जा सके नौकरी से। लेकिन ये आजाद भारत में यह नियम क्यों बनाया है कि इंटरव्यू ज्यादा से ज्यादा रखिए, कम रखिए? इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने सिविल सर्विस के लिए व्यवस्था दी कि 12.5% से ज्यादा आप इंटरव्यू के नंबर नहीं रख सकते हैं। आजाद भारत में भी अंग्रेजों की तरह इंटरव्यू का नंबर रखा। ये जगदेव बाबू की ही देन है, दारोगा प्रसाद राय के समय की, कि बीपीएससी में इंटरव्यू का नंबर कम किया गया। आपने तो बड़ी किताब लिखी है जगदेव बाग पर। जगदेव बाग में को जैसे बाबा साहब ने अपना बाढ़ में लिखा हुआ, इस वॉल्यूम आपने जगदेव बाग में लिखा है। क्या कैसे कैसे शुरुआत हुई, थोड़ा उनके बारे में बताइए। कैसे ग्रामीण पृष्ठभूमि के थे और कैसे वो इतने बड़े रिवोल्यूशनरी, और ऐसे दौर में जब भारत की समस्या, जो सबसे बड़ी समस्या है जातिवाद की, उसको उन्होंने एड्रेस किया, और कैसे लड़ाई लड़ी होगी उन्होंने, जरा उनके बारे में बताइए। मैंने तो जगदेव प्रसाद वाङ्मय 2011 में मैंने उसको संपादन किया था, लेकिन बाबा साहब उत्तरी भारत में 1980 के आसपास जाने गए ठीक से, और फूले, ज्योतिराव फूले 1990 के आसपास बढ़िया ढंग से उत्तर भारत में जाने। 1990 से पहले आपको ज्योतिराव फूले पर किताब नहीं मिलेगी हिंदी में या हिंदी बेल्ट में। और 2000 ईस्वी के आसपास जगदेव बाबू जाने गए, मारे गए 74 में, लेकिन पुस्तकों में वो जाने गए 2000 ईस्वी के आसपास। 1999 में जगदेव बाबू की पहली जीवनी आई कृत्या पब्लिकेशन से, और फिर 2004 में उनकी दूसरी जीवनी आई थी वहां पटना से। वो एक हाई स्कूल में हेडमास्टर थे जगदेव बाबू, परैया में उनके भाई का ससुराल था, वहीं पर हाई स्कूल खुला था। और उस स्कूल का नाम जानते हैं क्या था? सम्राट अशोक के नाम पर था, अशोक विद्यालय। जैसे ये ललई सिंह ने जो लाइब्रेरी खोली थी अपनी, उसका नाम था अशोक पुस्तकालय। सम्राट अशोक का क्रेज था। मैं यह जानबूझ करके कोट कर रहा हूं कि पेरियार ललई सिंह ने जो अपनी लाइब्रेरी खोली वो अशोक पुस्तकालय, और जगदेव बाबू ने जिस विद्यालय की स्थापना की थी परैया में, उसका नाम था अशोक विद्यालय। इसका बैकग्राउंड है, इसका गहरा इतिहास है। और उसी के प्रधानाचार्य थे जगदेव बाबू परैया में पहले। बाद में उनकी रुचि सामाजिक परिवर्तन में थी, स्कूल छोड़ दी। तो उसी में उनके साथ जो पढ़ाते थे सवितानंद श्याम, उन्होंने ही डिटेल में उनकी 2004 में जगदेव बाबू की व्यापक जीवनी लिखी, व्यापक। और धीरे धीरे अब तो मगध यूनिवर्सिटी में, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में, कई विश्वविद्यालय में जगदेव बाबू पर रिसर्च भी हो रहे हैं, वे भी हैं। एक हरेंद्र कुमार, मैं समझता हूं कि वो पहला उसने पीएचडी धारण की है जगदेव बाबू पर रिसर्च कर करके स्वतंत्र रूप से। तो काम चल रहा है, उनके विचारों पर काम चल रहा है। जगदेव बाबू का तो जन्म जिस समय हुआ 1922 में, उस समय वो जिला गया था, गया जिला था। और बाद में अभी जो जगदेव बाबू का जो जन्म स्थान है वो जहानाबाद जिले में पड़ता है। आज जहानाबाद जिला में ही उनका निर्वाण स्थल भी है, जहां उनको गोली मारी गई थी कुठा। लेकिन अब उसको सरकार ने 2 पार्ट में कर दिया। अब उनको जहां गोली मारी गई थी वो अरवल जिले में है, और जहां वो जन्म लिए थे वो जहानाबाद जिले में है। ये डिवीजन होता है।
आप डिवीजन नहीं कीजिएगा तो कोई बड़ा महापुरुष एक ही जगह पर अगर जन्मेगा, वहीं उसका मृत्यु स्थल होगा, तो वहां से लौ और तीव्र उठेगा। इसीलिए दो अलग अलग जिलों में का डिवीजन है आज, अरवल और जहानाबाद। वहीं जहानाबाद वहां जहां उनका गांव था, वहीं सकुराबाद के स्कूल में उनके पिताजी शिक्षक थे, उसी स्कूल में पढ़े। बाद में आपको जहानाबाद में भीटी हाई स्कूल था, जहानाबाद में वहीं एक हाई स्कूल ही था उनके गांव के निकट जहानाबाद में, वहीं उन्होंने हाई स्कूल की और फिर पटना गए पढ़ने के लिए, और उन्होंने इकोनॉमिक्स से एमए किया 1950 में। आज अभी भी देखते हैं कि पार्लियामेंट और असेंबली का जो रिपोर्ट आता है उसमें बहुत सारे लोग नॉन मैट्रिक भी होते हैं, लेकिन जगदेव बाबू 1950 में इकोनॉमिक्स से एमए थे, पोस्ट ग्रेजुएट थे। तो चाहते आप तो एक शानदार जीवन बिता सकते थे, बिता सकते थे। इकोनॉमिक्स से जब एमए थे तो कहीं भी रोजी रोजगार तो उनको मिल ही सकती थी ना, लेकिन उनको तो भूख थी सामाजिक परिवर्तन में। जगदेव बाबू कुल मिलाकर के 5 बार चुनाव लड़े थे, 5 बार, 2 बार एमएलए हुए और 3 बार मिनिस्टर हुए। जैसे आज मुख्यमंत्री डीएम बदलता है, उसी तरह अपने जमाने में जगदेव प्रसाद ने मुख्यमंत्री बदला और ताबड़तोड़ बदला। अच्छा, ये एक बात पूछना चाहता हूँ, उसी दौर में पेरियार ललई सिंह यादव हैं या पेरियार हैं, जगदेव बाबू हैं, डॉक्टर अम्बेडकर हैं 1956 में, तो क्या इन लोगों के बीच कोई बातचीत कभी नहीं हुई होगी बाबा साहब से? है, क्योंकि बाबा साहब है। का 1956 में परिनिर्वाण होता है, जगदेव बाबू 1950 में एमए कर जाते हैं, तो उस दौर में तो कुछ तो एक दूसरे के आसपास सानिध्य में कुछ बात एक हाँ, दूसरे को उसके जानते सबूत होंगे। हैं, सबूत हैं, उनके कुछ पत्र हैं, बाबा साहब के संपर्क में थे, और करुणानिधि की पार्टी के संपर्क में थे। बीएम के। दक्षिण में महाराष्ट्र के मूवमेंट जो हुआ था उसके संपर्क में थे। जगदेव बाबू बहुत जगह आदमी थे, बहुत दिन तक तो वहां हैदराबाद में रहे ही, वहां से अंग्रेजी पत्रिका का वो संपादन करते थे। उनकी हिंदी और इंग्लिश और दोनों पर बराबर कब्जा था, समान पत्रकार भी अधिकार थे था। वो, पेशे से पत्रकार, मतलब उन्होंने पत्रकारिता भी की। पत्रकार भी थे ना, हाँ, पत्रकार भी थे, और लोहिया की जो पत्रिका निकलती थी उसके संपादक यही थे, जगदेव प्रसाद ही थे। और लोहिया जी ने इनको सबसे पहले लोकसभा का ये टिकट दिया था, विक्रमगंज लोकसभा क्षेत्र से। चुनाव तो हार गए और राम शुभम सिंह वहां जीते थे। बाद में वो कांग्रेस के मंत्रिमंडल में रेलवे मिनिस्टर बने थे। हम लोग तो वो दौर देखे हैं ना। बहुत बहुत अमीर परिवार से नहीं थे हैं? जगदेव बाबू, एक साधारण परिवार से थे, खेतिहर प्रधान परिवार के थे, खेतिहर पांच परिवार। पांच 5-6 बीघे जमीन थी, खेतिहर परिवार के थे पिताजी दादा, मगर हलवाही करते थे। लेकिन जगदेव बाबू तो कहते थे कि मैं राजनीतिक हलवाही करने के लिए पैदा नहीं लिया हूं, नहीं नहीं, कहते थे। राजनीतिक हरवाही करने के लिए पैदा हुआ हूँ, खेती करने के लिए नहीं। हैं? नहीं, हैं? मैं दूसरे की राजनीतिक हलवाही नहीं करूंगा। अच्छा 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 अच्छा। माने कोई पार्टी हमारे, उस पार्टी में हम किराए पर नहीं रह सकते हैं। मेरी अपनी स्वतंत्र पार्टी होगी, उसका आइडियोलॉजी होगी, उसकी विचारधारा होगी। तो चलिए शंभू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बातचीत सवाल एक हम सवाल लोग, और एक सवाल और ले लीजिए कि हाँ, कैसे देखते हैं जगदेव बाबू की हत्या को लेकर, किस कोई प्लानिंग थी, कॉन्स्पिरेसी थी, क्या हुआ था उस दिन? उस पर तो कमीशन बना था उस समय, जिस समय हत्या हुई थी जगदेव बाबू की, उस समय ये क्या नाम है, अब्दुल, वही मुख्यमंत्री थे। उन्होंने एक कमीशन बनाई थी जांच के लिए, लेकिन उसकी जांच रिपोर्ट उस तरह से पब्लिश नहीं हुई, लोग नहीं जान पाए के रहस्य को। आज भी उसी तरह से रहस्य बना हुआ है, कानाफूसी चलती है कि ऐसे हुई ऐसे हुई, लेकिन जो भी है हत्या हुई, ये तो तय है। लेकिन जगदेव बाबू अमर हैं। अमर हैं इसलिए कि उनके विचार आज भी जीवित हैं, और उनके विचार पर आज भी बहुत सारे राजनेता, बहुत सारे लोग चलते हैं, और
मानते हैं कि देश में ये जो जाति प्रथा है, जो छुआछूत की भावना है, जो अमीरी गरीबी की खाई है, जो शोषण करने के विभिन्न औजार हैं, इनका खात्मा होना चाहिए। तभी ये मुल्क बेहतर मुल्क, नेशन बनेगा, आपके इस देश से नेशन बनेगा। बिल्कुल। तो बहुत सारे लोग लिखते ही हैं कि ऊंच नीच जमीन पर जिस तरह से खेती नहीं बढ़िया हो सकती है, उसी तरह जहां ऊंच नीच की भावना है, वो बेहतर राष्ट्र नहीं हो सकता है। शुक्रिया सर, अपना कीमती समय, बेशकीमती समय देने के लिए। और जगदेव बाबू के जन्म जयंती मनाई जा रही है, 100 साल होने वाले हैं उनके जन्म के जयंती के। एक ऐसे महापुरुष जिन्होंने इस देश के शोषित वंचित समाज की आवाज, अधिकारों के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। वो चाहते तो एक ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने सामाजिक आंदोलन का रास्ता चुना और शहीद हुए। शहीद जगदेव बाबू बिहार के जेपी थे। लेकिन सोचिएगा जरूर, कौन लोग हैं वो लोग जो फूले, पेरियार, अंबेडकर, गाडगे, पेरियार ललई सिंह यादव, लालू यादव, मायावती, कांसीराम, नीतीश कुमार, तमाम जो शोषित वंचित समाज के जो लोग आए हैं, हाशिए के जो लोग आए हैं, उनको इतिहास से गायब करने की कोशिश करते हैं। राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं, प्रोफेसर साहब, कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्ति बुद्ध की है। और एक और लाइन है, सबसे ज्यादा किताबें किन पर लिखी गई है? माफ कीजिएगा, उनसे हमारा डिस्कनेक्शन हो गया। तो सबसे ज्यादा मूर्तियां बुद्ध की और सबसे ज्यादा किताबें बाबा साहब पर लिखी जा रही है। मैं फिर कह रहा हूं, जैसे जैसे बहुजन समाज के लोग पढ़ते लिखते जाएंगे, शोषित वंचित समाज के, जिनको इन कलम कसाइयों ने मिटाने की कोशिश की है, वो वैसे वैसे जिंदा होते जाएंगे, क्योंकि विचारधारा पत्थर पर भी उगती है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।